चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। भारत सरकार के संगठन है, उन्होंने आंकड़े को दबा लिया क्योंकि चुनाव आने वाले थे। उनकी पोल खुल रही थी कि बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप से फैल चुकी है देश के अंदर, आंकड़े छिपा लिए। और वो संगठन ऐसा है, कभी छिपाए जाते नहीं हैं, कभी छिपाए नहीं जाते। मैंने देखा वो 20-25 अखबारों के संपादकीय में मुझे आलोचना हुई कि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। आंकड़ों के आधार पर ही तो भारत सरकार खुद भी विभिन्न विभाग उनके आगे के प्लान बनाएंगे और उनके आधार पर प्लान बनते हैं और ये आंकड़े छिपा दी। जैसे चुनाव हुए, मोदी चुनाव जीते और आंकड़े प्रकट कर दिए गए। हम उन लोगों में नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। आंकड़ों के आधार पर बजट बनते हैं। बजट बनाने वाले आपके वक्त में, हमारे वक्त में वही लोग होते हैं। हम लोग उनको समय समय पर गाइड करते हैं। जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है या जो सोच होती है उसको हम लोग प्रकट करते हैं। उसके आधार पर बजट प्रिपेयर होते हैं। अब आप अगर पूरा भाषण आंकड़ों में दोगे तो कैसे काम चलेगा? पत्थर बेचारा याद करेगा और पत्थर में जान डाल दिया आपने तो कारीगरी कितनी बड़ी आप में है। पत्थर में जान डाल दी तो आपको पत्थर जान आएगा। पत्थर लगे हुए होंगे, पत्थर याद आएंगे। पत्थरों में अगर जान पड़ गई तो भी कहना ही क्या है। मुझे समझ के पड़ेगा आप ये आंकड़े लाते कहाँ से हैं? हम ही देते हैं आपको, हम ही आप पे पढ़ाते हो, उसका क्या फायदा? आप गहराई में जाने की कोशिश करो तो आपको सत्य मालूम पड़ेगा। आपके शासन के वक्त में भी, हमारे शासन के वक्त में भी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिजिकल डेफिसिट हो, 4 दिन का फर्क है। बल्कि आप ये पाएंगे जब हमारी गवर्नमेंट आई है 9 से 13, आप कंपेयर कर लीजिए भारत सरकार से। फिजिकल डेफिसिट हमसे बुरा उनका है, ज़्यादा है। कर्जे कई गुना ज़्यादा उनके हैं प्रतिशत के अंदर। फिर आपकी गवर्नमेंट आती है, उल्टा होता है। हमारी गवर्नमेंट वापस आई है, सीधा होने लग गया। ये आंकड़े हैं, ये भी आंकड़े हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा आंकड़ों का जवाब देने लगूंगा तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष बहुत समझदार व्यक्ति है, पुराने हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन है, वो थोड़े में समझ जाएंगे। ज़्यादा लंबा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो आपको मैंने कहा पहले भी, अभी कम समय में ही बजट पास तो अध्यक्ष महोदय आज हम पास करेंगे। पर हमने प्रशासनिक स्वीकृति है, जो वादे हमने किए बजट के अंदर 100% स्वीकृति हमने निकाल दी। हमने 100। अब आप बार बार बोलते थे धरातल पे हिलाया जाएगा, और आपके देखा जाए कि आपके मित्र लोग जो हैं, नेता प्रतिपक्ष के हमारे सदस्य, पूरे हाउस में वो टोन लगाई हुई है। बजट का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, लागू कैसे होगा, धरातल पे कैसे आएगा। अभी मैं यही बोल रहे थे और ये जानबूझ के बोल रहे हैं। हमें मालूम है, हमें मालूम है कि आपकी पार्टी की तो इसमें मास्टरी देश के अंदर मार्केटिंग करने की। काम कम करो, मार्केटिंग ज़्यादा करो। हम लोग काम शानदार करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। क्यों? हमारा तो कल्चर ऐसे ही है, शुरू से ही काम करते रहो, काम करते रहो, काम। इसीलिए देश को हम यहाँ तक लेके आए हैं। 70 साल में जो देश आया है यहाँ तक, इसीलिए आया है। हम मार्केटिंग में नहीं लगे रहे, हम काम में लगे रहे। आपको सोचना पड़ेगा। आपने जानबूझ के इसको माहौल बना दिया उसके अंदर। धरातल में कैसे आएगा बजट? उसके कारण क्या होगा
जो बजट की मूल भावनाएं थी, शानदार बजट था। अभी कैलाश मेघवाल जी खुद बता रहे थे कि पूरी तारीफ हो रही प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। वो जो है वो कैसे भटके उससे, और कैसे खाली आंकड़ों खेल में फैसला बजट लागू नहीं होगा, ग्रेजुअल नहीं होगा, उसी में अटक के रह जाए। ये आपकी चाल थी। उस चाल में आप लोग पूरी बहस कर रहे हो, अभी तक मैं ये समझ पा रहा हूँ। और इससे कोई फायदा नहीं है आपको, उसे कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कह रहे हो 2021-22 में जो आ रही है, आप सुनना अध्यक्ष नेता महोदय, 1,90,431 करोड़ के विरुद्ध फरवरी तक लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए राजस्व अर्थात 84.46% राजस्व प्राप्त हो चुका है। कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे? आ चुका है। और मार्च महीने तो इम्पोर्टेंट होता है अध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम ही है कि मार्च महीने में जो है ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो उसको 16% प्राप्तियों का, चाहे आपका कार्यकाल था 18-19, उसमें 16% थी, 16.36, 19-20 के अंदर 12.66 और 20-21 के अंदर 19.42। मार्च का औसत हो गया करीब 16.15। इसको आधा बना के हम लोग चल रहे हैं। ये पहले के आंकड़े हैं, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। और आरी के जो रखे हमने, इसीलिए जानबूझ करके इसी आधार पर रखें, आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपको सुखद आश्चर्य भी होगा जो मैंने अभी बताया कि इस प्रकार से जब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की गई 21-22 में और 22-23 के अनुमानों में 13.48 की वृद्धि अनुमानित की गई है आरई के अंदर, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार जो है, भारत सरकार की जीडीपी जो है उसमें जो ग्रोथ दिखाई गई है उसको, और जीएसटी में राजस्व जो है उसका जो 14% का कमिटमेंट है भारत सरकार के राज्यों को हर वर्ष बढ़ाने का, वो बढ़ेगा, उसको आधा बना करके हम लोगों ने 22-23 के अंदर जो दिखाई गई है 13.48% वृद्धि दिखाई गई है। और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ अध्यक्ष महोदय कि बजट की एक्सपेंडिचर है, कैसे हो पाएगा कम समय के अंदर, कैसे हो पाएगा, आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने करके दिखाया 3 साल तक, अभी इस बजट में दिखा रहे हैं हम लोग 85% तक तो फरवरी तक हो चुका है, तो क्यों नहीं हो रहा? आपको आशंका क्यों होती है? ये जो संशोधित अनुमान है आरई के लिए, इसमें 30,94 के विरुद्ध में फरवरी माह 22 तक जो है 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इसका मतलब कि 76.78% खर्चा हो चुका है। पिछले 5 वर्षों का देखिए हम लोगों का इतिहास, तो मार्च महीने के अंदर 23% खर्च होता है। ये तो आप समझ सकते हैं इस बात को, तो 23% खर्च होता है एवरेज 5 साल का। 16-17 आपका 24.71%, 17-18 आपका 28.95% मार्च के अंदर, 18-19 आपका 23.79%, 19-20 हमारा अच्छी परफॉर्मेंस करने लगे हम लोग 21.22%, और 20-21 में 16.92%। तो आप बताइए ये एवरेज होता है 23.12%। तो ये आप बताइए अध्यक्ष महोदय, जब ये आंकड़े इनके सामने हैं
कि अभी पूरा महीना का आंकड़े आना बाकी है और 23% एवरेज है। आपके वक्त में ज़्यादा होता था खर्चा, 24 भी हुआ, 28 भी हुआ, 23 भी हुआ है। तो आप बताइए कि फिर आप किस लिहाज से इस प्रकार सदन को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि वास्तव में आप बहुत विद्वता के साथ में बात अपनी कर रहे हैं, बड़े कितने एक बहुत बड़े आर्थिक एक्सपर्ट होंगे आप। उस वक्त ऐसी भाषा, ऐसी बोलने की तरकीब आपकी ऐसी है, बोलने की जो अदा आपकी है ऐसी है कि सब सोचते हैं वास्तव में वो ठीक बोलने दिखते हैं। मुझे मेरी पार्टी लोग कहते हैं फिर आप कटारिया जी अच्छा बोले थे। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करो। कटारिया जी अच्छा बोले थे, मुझे कहते मेरी पार्टी के लोग, अरे कटारिया जी बहुत अच्छे बोले थे। आपकी तारीफ भी होती है, पर तारीफ होती है बिना कोई खेल किए हुए। आप ऐसे बोलते हैं भावुक होकर के, कभी भावुकता, कभी क्या कहते हैं, कभी कठोरता, पता ही नहीं पड़ता। ऊपर नीचे बीपी चलती रहती है आपकी। कृपा करके बीपी को कंट्रोल रखो आप। आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बीपी कंट्रोल रहे आपकी, वरना आपके घर वाले मुझे उड़वा देंगे, आप इनका ध्यान नहीं रखते हो। अब सदन का नेता हूँ तो नेचर इतना अधिकार तो बनता है आपके फैमिली वालों का मुझ पे। तो कृपा करके आप ध्यान रखिएगा बोलते वक्त में क्या बोल रहे हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप हो जाते हैं ना, करें क्या। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट आरोप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, ये आप दावे के साथ मैं कहता हूं। आप दावे कैसे कर सकते हो, दावा कैसे कर सकते हो, हर बात पे दावा कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। अभी राजस्व जो है बी किरारी के अंदर 13.48% ये सामान्य वर्दी हमने रखी है, और उसको रख करके हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की है, और उसी ढंग से हमने बजट में 22-23 के बजट में 23,488 करोड़ अनुमानित किया गया है। इसके लगे टके रहेगा हमारा मानना ये है, और 23% हमने इसको आसपास रखा है। कैपिटल रिसिप्ट की बात की आपने, ऋण लेने की, बोरोइंग की बात की गई आपने। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा 21-22 के अंदर बजट अनुमानों में कैपिटल रिसिप्ट्स 66,000 रखी गई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जो समझने की बात है, एक बात तो मेरी भी आप समझ जाएंगे, ठीक रहेगा। जो संशोधित अनुमानों में 1,29,667 कैसे कर दी गई, और 22-23 के बजट एस्टीमेट में आपने 1,31,324 करोड़ कर दी, अनुमानित कर दी। ये कैसे कर दिया, कुछ जादू है क्या आप बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ का जादू का काम लिया। अब मैं कहना चाहूँगा आपको, एक बात दिमाग में रखें, आप अगर गैरेज जाते डॉक्यूमेंट्स में और फिर आके आप बोलते तो मेरे ख्याल से ये नौबत तो नहीं आती। सामान्य वर्दी के साथ ही 2 छूट दी गई है आरबीआई ने। 2018 जब आपकी शासन सरकार थी, तब आरबीआई ने जो मीटिंग बुलाई उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो वेज एंड मीन्स को काम लें, जिसमें 3 महीने के लिए कर्जा मिलता है, ब्याज 2-3% होता है, 1-2% मुश्किल से होता है। एक तो हो जाए वेज एंड मीन्स, एक होता है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज देते हैं 1 महीने के लिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे इसके साथ के अंदर, तो आप खुद पाएंगे जो आंकड़े आपने बताए हैं वो आंकड़े वो नहीं हैं। वास्तव में आंकड़े हैं 66,000 के अगेंस्ट में 82,484 करोड़ 36 लाख रुपए, और 22-23 के अंदर जो हमने प्रपोज किया है बी को, वो है 79 × 80,324 करोड़ 99 लाख रुपए अनुमानित थे। अब आप बताइए, असलियत तो ये है, अगर हम इसको शामिल करते हैं तो आपको लगता बड़ा लगता है, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, ये वित्तीय प्रबंधन की बात है, शानदार वित्तीय प्रबंधन की बात है, बजाय हम कर्जा लें बड़ा
लॉन्ग टर्म कर्जा ले में एक तो नुकसान, लॉन्ग टर्म कर्जा हो गया। नंबर 2, उसका ब्याज दो। और नंबर 3, अगर आप ये इसका उपयोग करो दोनों सुविधाओं का जो आरबीआई ने कहा है, तो उसके कारण से आपको एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम लगेगी, वो हम लोग वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं शानदार। उस कारण आपको लगते बड़े फिगर लगते बड़े हुए, जब वो असलियत में है नहीं। असलियत में दूसरी बात है, और उसी रूप में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बनाए हुए हैं। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसका उपयोग करके हम लोगों ने जिस प्रकार से संशोधित बजट पेश किए हैं और जिस प्रकार से हमने बी की लागू की है 22-23 के लिए, उसमें असली चीज़ मैंने आपको बता दी। आप जाके घर जाके देखिएगा कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है। ये निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ऋण लेकर 21% ऋणों को पुनर्भुगतान कैसे करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, अभी तक कभी हुआ ही नहीं, आज तक आपने भी बात कही, होता भी नहीं है। इसमें वही बात आती है जो मैंने पहले कहा आपको, वेरियस मीन्स और स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज, ये जब आप मिलाते हैं तो आपको फिगर बड़े लगते हैं, वरना 21% नहीं है। मैं कहना चाहूँगा बड़े विनम्र शब्दों के अंदर कि आप जिस रूप में अपनी बात कहते हैं, पर मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके पूरी गहराई में जाके स्टडी करने के बाद में अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। वो 21% की बजाय सिर्फ 7% ही है जो आपको लगता है 21% कैसे भुगतान करेगी सरकार, वो नौबत तो नहीं आएगी, 7% ही उसके अंदर है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन शानदार हो रहा राजस्थान के अंदर। ये तीनों बजट हमने पेश किए और मैं लागू भी किया। अब बार बार आशंका आपको हो रही है या फिर आप पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं, क्या चाहते हो आप? कोई जवाब है? बार बार कैसे लागू होगा? अरे चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार में हम लोग हैं, नहीं लागू करेंगे तो बदनाम हम होंगे। आरोप जनता हमारे ऊपर लगाएगी, आपने वादा किया स्कूल का, कॉलेज का, सड़क का, पानी का, बिजली का क्यों नहीं हुआ, वो हमें कहेंगे। आप मेरी चिंता करो हाउस के अंदर हमारी सरकार की। अरे आप क्या आगे करोगे? अगर तब करो तो आपको कुछ तर्क लगता हो, तर्क लगता हो तब आप आरोप करो। अब मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ आपको, ये आंकड़े मेरे भी नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। अब मैं आता हूँ आंकड़ों पर कि आप देखिए जो जीडीपी है भारत सरकार में और जो कर्जे भारत सरकार पर है और राजस्थान सरकार पर है, उसमें देखिए आप 19-20 के अंदर राजस्थान का आउटस्टैंडिंग डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 35.30 और भारत सरकार का है 50.21। 20-21 के अंदर हमारा है 40.51% जीडीपी का, भारत सरकार का है 61.17। 21-22 का हमारा है 38.15, भारत सरकार का 60.96। और 22-23 का जो एस्टिमेट किया गया है, हमने किया 39.80, उन्होंने किया 58.98। आप बताइए, ये वित्तीय प्रबंधन नहीं है हमारा। हमारे अधिकारियों को आपने कोर्ना शुरू कर दिया, हम कुछ बजट बनाना जानते नहीं हैं, आंकड़े कहाँ से लेके आ गए। अरे आंकड़े कैसे लेके आ गए? मैंने तो अध्यक्ष महोदय आपको तो कम से कम कोट करना चाहिए था कि हमने 100 तो सिक्योरिटी जारी कर दी। नंबर 1, मैंने सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग बुला ली मैंने। आपकी चिंता को देखते हुए बुलाई मैंने। वो मोटा बार बार चिंता कर रहे हैं, भाई तो ध्यान रखो, टाइमली पूरा करना है बजट को। मीटिंग बुला ली, सब कुछ जिम्मेदारी सौंप दी, पाबंद कर दिया परफॉर्मेंस बेस पर। आपने कहा मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगा आपने बात कही, मुझे खुशी होगी अगर ये बजट आप धरातल पर ले आओ तो मैं उस खुशी का इंतजार करूंगा आपका अगले साल ही। अब अध्यक्ष महोदय, हमारा रेवेन्यू में आ रही है जो हमारे एस्टिमेट थे उसके अकॉर्डिंग टू रिवाइज हो, चाहे वो
बेड एस्टिमेट हो, और खर्चा भी हो रहा है। और जब खर्चा हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि काम भी हो रहा है, तो पैसा कहाँ जाएगा। अधिक मतलब इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा, एक और पॉइंट बताना चाहूँगा आपको। अभी पिछले आंकड़े थे वो थे कर्जे के, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के। अब मैं बताऊँगा फिजिकल डेफिशिएंट में कितना बड़ा फर्क है। उसमें आपकी भी पोल खुल जाएगी, आपकी मतलब आपकी सरकार की भी। 9-10 के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो फिजिकल डेफिशिएंट हमने 3.87 और भारत सरकार का हो सकता है 6.4%। 10-11 के अंदर 1.22, भारत सरकार का था 4.9%। 11-12 में 0.83 फिजिकल डेफिसिट, भारत सरकार का था 5.7। 12-13 में हमारी गवर्नमेंट थी 1.73 और भारत सरकार का था 4.8% फिजिकल डेफिसिट। और 13-14 के अंदर हमारा था 2.76% और भारत सरकार का था 4.4%। अब आपकी सरकार आती है 14-15 के अंदर, तो आप देखिए 3.09, भारत सरकार का 4.1। फिर आपका होता है फिजिकल डेफिसिट 9.25 और भारत सरकार होता है 3.9। आप देखिए 15-16 के अंदर आपका होता है 9.25, भारत सरकार का होता है 3.9, 9.25 आपका फिजिकल डेफिसिट। 16-17 में आपका होता है 6.09, भारत सरकार का होता है 3.5। 17-18 में आपका होता है 3.04, भारत सरकार का होता है 3.5। 18-19 में आपका होता है 3.78 या भारत सरकार का होता है 3.4, सिर्फ यहाँ कम है। अब हमारी गवर्नमेंट आ गई आप सबकी दुआओं से, तो 19-20 में हमारा 3.77 और भारत सरकार का 4.6 फिजिकल डेफिसिट है, हमसे ज़्यादा। 20-21 के अंदर 5.86 हमारा और भारत सरकार का हो गया 9.2। और 21-22 के अंदर 21-22 रिवाइज के अंदर 5.18 हमारा और 6.9 उनका है। और अब जो हमने रखा है एस्टीमेट, हमने रखा है 4.36 का और भारत सरकार का 6.4%। आप बताइए अध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार से FRBM एक्ट तो हमारे ऊपर भी लागू है, उनके ऊपर भी लागू है, फिर भी हमारा मैनेजमेंट देखिए आप कितना शानदार है। उसके कारण से भारत सरकार को कहने का मौका नहीं मिलता है। उसी रूप में हम लोग जो पैरामीटर है भारत सरकार का बार बार चिंता प्रकट करते। मैं कहना चाहूँगा, जब आपको मालूम है कि बिना भारत सरकार की परमिशन के, और परमिशन तब मिलती है जब शानदार वित्तीय प्रबंधन होता है, रेवेन्यू का, फिजिकल का, डेफिसिट का, रिसिप्ट का, एक्सपेंडिचर का, तब जाके आपको परमिशन मिलती है, GDP मिलती है। GDP आपकी हाई होगी तो ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगी। तो आप बताइए कि जब हमें सुविधा मिल रही है, कर देने की परमिशन तब मिलती है जब आप उसी लिमिट में ले सकते हो जब आपको FRBM एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार देती है, तो ज़्यादा ले नहीं सकते। तो आप कैसे कह सकते हो कि भार बढ़ रहा है? बढ़ ही नहीं सकता। पूरी सरकार नहीं चलती। आप तो एक्सपर्ट हो, खुद ही हो। देश भर की पूरी सरकार है, भारत सरकार दुनिया की सरकार है, कोई चाइना की तरह मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका भी भारी कर्जे लेकर के अपना विकास करते हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर एक प्रकार ही अप्रोच है, ये कोई नई बात नहीं है। पर कर्जा उसी लिमिट लिया जाता है जिस लिमिट में आपकी कैपेसिटी, आपकी औकात है, कर्जा चुकाने की औकात है। हमारी औकात है चाहे चुकाने। अध्यक्ष महोदय, बजट साइज जो है हमारी उसकी तुलना में 8.2% और बी में हमने
प्रोफेसर सुषमा आय पशुपालन। रख भी दिया वहाँ पर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है और राज्य सरकार भी रखे, अच्छी बात नहीं। कम से कम कृषि का बजट अलग हो तो कृषि पशुपालन जो सेक्टर होते हैं उन्हें कम से कम थोड़ी तवज्जो मिल जाती। हो सकता है कुछ कमी रही होगी हमारे यहाँ भी, अगली बार ठीक करेंगे। आप लोग चुनाव आए हैं उसको देखेंगे हम लोग। पर ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो 18-19 का बजट था कृषि का, उसे लगभग डबल हमने किया, इस बार डबल किया है। आपका 23,790 था, हमने 46,145 किया है। और बाकी कोऑपरेटिव जहाँ 20,000 करोड़ के हम लोन देते हैं बिना ब्याज के, नाबार्ड के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, सब मिला लो तो अध्यक्ष महोदय हमारा 78,938 करोड़ का एक कृषि विकास एवं कृषक कल्याणों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। एक नई शुरुआत हमने करी है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको अध्यक्ष महोदय। इसके साथ में मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे सबसे, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि कृपा करके आप कुछ समय समर्थन दें, सहयोग करें, क्योंकि भारत सरकार का जो रवैया है वो राज्यों के साथ उचित नहीं। ये भी मैं आंकड़े भी बताऊँगा, मैं ये आंकड़े बताऊँगा आपको, क्योंकि आंकड़ों का खेल तो मैंने कहा है इम्पोर्टेंट, पर पूरा आंकड़ा ही हो जाए तो काम नहीं चल सकता। ये आंकड़े जो हैं कि फाइनेंस कमीशन जो था 14 फाइनेंस कमीशन, उसने 32% से बढ़ा करके केंद्रीय करों में हिस्सा जो राज्यों का, सब राज्यों का, वो 41% कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया कि जो CSS की जो टेबल थी 90-10, 80-20, 70-30, उसमें पैसा मिलता था भारत सरकार ज़्यादा, राज्यों का हिस्सा कम होता था, उसको मैं बराबर कर दिया करीब। पूरी टेबल मेरे पास, टाइम लग जाएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो 2-3 बता सकता हूँ कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मिशन में भी 75 था तो 40-60 कर दिया। ग्रामीण सड़क में 0-100 था, 100% भारत सरकार आता था, वो आपने 40-60 कर दिया। पूरी टेबल मेरे पास में, तो सारा CSS का जो केंद्र का अंश था उसको कमी कर दी और राज्य को बढ़ा दी। तो आप बताइए जो हमें 14 फाइनेंस कमीशन से 32% से 41% में लाए, वो भारत में देश के सब राज्यों में केंद्रीय करों को हिस्सा देने का, और ये संविधान के अंतर्गत होता है। संविधान के अंतर्गत बनता है फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन माननी पड़ती है, नहीं मानी गई, नंबर 1। नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, वो मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे ख्याल से आप सब उस दिन बाइकआउट किए हुए थे, दुर्भाग्य से मेरी बात आप तक नहीं पहुंची होगी, कि पेट्रोल डीजल के अंदर जो है 4 तरह की एक्साइज हो गई है। बेसिक एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, फिर एक्साइज और सेस नया लगा दिया। अभी कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माननीय सदस्यों को, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो है उस पर हिस्सा मिलता है राज्यों को, पूरे देश के अंदर राज्यों को। उसको तो आपने 100 से ले आए 5 पर, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसको लिए आप 5 से ले आए 100 पर। वही बात की आपने एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी पे, और सेस नया लगा दें, तो जो पैसा मिलता था राज्यों को वो नहीं मिल पाएगा। फिर भी आपको मालूम है कि अपन ने पहले हमने 2% कम किया था, जब देश में किसी ने नहीं किया था, हमने किया था।
उसके बाद में फिर भारत सरकार ने किया, अपना भी हमारा खुद का कम हो गया। जैसे भारत सरकार कम करेगी, स्वती कम हो जाएगा राज्यों का। फिर सबकी मैंने भावना देखी, हमारे माननीय सदस्यों की, सबने और 5-7 रुपये कम किए उसके अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर। तो इस प्रकार हम तो कर रहे हैं, पर ये भारत सरकार रवैया उचित नहीं है कि जो डिविजन फुल था राज्यों को बंटवारा करने वाला एक्साइज बेसिक, उसको उन्होंने नहीं के बराबर कर देंगे, उनका रवैया उचित नहीं। नंबर 3, केंद्रीय करों में जो कटौती की गई है हमारी, 15,000 तो कर दिए, 15,000 करोड़ इसमें कर दिए बजट के अंदर, और 19,000 करोड़ ने रख दिया अभी अगले बजट में, जब अभी आएगा 1 अप्रैल से, उसमें 19,000 करोड़ और कम कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ का न्याय है कि आप बताइए, आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनता है, उसकी रिकमेंडेशन थी, उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार से। आज अगर आपको जान के दुख होगा सदन के माननीय सदस्यों को कि 22 तेज के अंदर केंद्रीय संग्रहण हो रहा 27,58,000 करोड़, राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए था 68,000 करोड़ का, और मिलेगा 49,000 करोड़ का। आप कह रहे हो भारत सरकार खूब दे रही, अन्न दे रही है, पानी दे रही है। अरे वो तो उनकी ड्यूटी है, जो दे रही है वो तो सबको दे रही है ना। अगर राजस्थान को अलग दिया हो, आपके कारण दिया हो, मेरे कारण दिया हो, तो आप मुझे बताइए उसके लिए। आप जो बात कहते हो वो वहाँ से पूरे देश के लिए लागू होती है, तो आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? हम कोई उनके केंद्र सरकार के खिलाफ है क्या? केंद्र सरकार कोई विदेशियों की है क्या? पर क्या हमारा हक नहीं है हम सच्चाई बताएं उनको? दबाव बनाएं, दबाव बनाने में हमारे साथ देते नहीं हो, चाहे ERCP हो, चाहे केंद्रीय करों में कर्जा ये हमारा हिस्सा कम कर रहे हो, आप बोलते नहीं हो। 25 MP जीता दी जनता ने आपको, तब भी नहीं बोलते, आप कर भी नहीं करते। आप चलो हमारे साथ, हम सब साथ लेंगे, चलेंगे, कम से कम ERCP को तो करवा दो, राष्ट्रीय योजना। मंत्री भी राजस्थान के ही हैं। पता नहीं मोदी जी से और अमित शाह जी से ऐसा भय बैठ गया आप लोगों को, पूरी पार्टी लोगों को, उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बड़े बनती। बाकी तो मार्गदर्शक मंडल बन गया अलग बात है, बाकी नेताओं की भी हिम्मत नहीं है अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल ले और 2 टूक बात कर ले। ये स्थिति है। ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? स्थिति है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये हालात जो बने उससे नुकसान हम लोगों को। कहाँ तो 68,000, कहाँ 49 मिलेंगे हम खाली। तो कृपा करके आप हमारा साथ दीजिए, और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको आप लागू करवाने के लिए आगे आइए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमें 6.026% मिलना नहीं था पैसा, हमारा हिस्सा बनता है 41 में, और दे रहे हमें खाली 49,000 दे रहे हैं, 19,000 हमारे काट रहे हैं, कोई तुक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये जो आजकल नई अप्रोच रखी है भारत सरकार ने, जिसमें क्या किया है, जितनी CSS योजनाएं हैं वो और अन्य योजनाओं का पैसा जो है, जैसे JJM है, ये पैसा पहले समेकित फंड, समेकित निधि में होता था पहले पैसा। आप तो लंबे लंबे मंत्री भी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं, तो कम से कम कॉन्सोलिडेटेड फंड में होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। टाइम पे पेमेंट करना है काम के बदले, या कोई खर्च करना है स्कीम के पेटे, आपने क्या किया, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट खोलो, अलग से खोलो, उसमें पैसे ट्रांसफर करो, जितने PD अकाउंट का पैसा है उसमें ट्रांसफर करो, कमाल है। और JJM का पैसा भी बैंक का अकाउंट खोल के उसमें डालो। अरे स्टेट गवर्नमेंट का समेकित निधि फंड बना होता है, वो यूज कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं उसके अंदर। बस तमाम CSS योजनाएं हो और चाहे वन योजना हो, सब पैसा उसके अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या है, नुकसान क्या है? एक तो पैसा आइडियल पड़ा रहेगा वहाँ पर बैंकों के अंदर, कोई फायदा नहीं उसका। लिक्विडिटी होती है सरकार की, वो खत्म हो गई, और पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाएंगे, और ब्याज अलग देना पड़ेगा।
जब आपने वहाँ जमा करवा दिया SNE के स्टेट नोट बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक के अकाउंट में, तो हमें फिर उधार लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, उसका अलग ब्याज भरो, तो नुकसान ही नुकसान है। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से, भारत सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। चाहे वो नरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास, समग्र शिक्षा विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सबका पैसा बैंकों में जमा कराओ। तो इतना अविश्वास भारत सरकार का राज्यों में क्यों है, ये मैं पूछना चाहता हूँ नेता प्रदीप महोदय, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई जवाब है आपके पास में? किसी के पास नहीं है, क्योंकि तरीका क्या है, आप बैंकों में क्यों जमा करवा रहे हो भाई, समझ के पड़े। अध्यक्ष महोदय, GST कंपनसेशन, अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर GST पहला टाइम में मिलता नहीं है, केवल देरी हो जाती है। हमारी मांग है GST को आप 5 साल और बढ़ाओ, क्योंकि वो उन्होंने जो है GST के अंतर्गत पैसा टाइम पे मिल नहीं रहा हमें, और कम भी कर रहे हैं उसको। हमारी मांग ये है कि जब सेस लगा दिया आपने देश के अंदर, तो हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आप 5 साल बढ़ाएंगे, क्योंकि नए एक्ट बना है, नए एक्ट के अंदर राज्य सरकार की तमाम कर वसूली खत्म हो गई है, उसके अंदर अगर ये समाप्त हो जाएगा 22 के अंदर, तो हमें तकलीफ होगी, राज्यों के काम कैसे चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप विचार करें, कम से कम एक ओपिनियन बनाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है विपक्ष की भी, कि भाई राजस्थानी जनता क्या सोचती है, राजस्थानी सरकार क्या सोचती है। ये फीडबैक जाता है हाईकमांड के पास में, आपके हाईकमांड के पास में, तो नहीं करता असर पड़ता है। मुझे लगता है कैलाश मेघवाल हिम्मत करे तो करे, बाकी किसी की हिम्मत लगती है मुझे दिल्ली जाके बात करने की। इस प्रकार से, और भारत सरकार कोई कमी भी नहीं होगी, सेस लगा दिया है अध्यक्ष महोदय, उनको कोई कमी नहीं आने वाली है, उनको कोई भी रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि सेस लग चुका है। खाली 5 साल बढ़ा देंगे तो राज्यों का भला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न कैनाल और ये राष्ट्रीय कैनाल प्रोजेक्ट आपका है, वसुंधरा जी के वक्त का है। क्या वसुंधरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या आप मतलब उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए आप मदद नहीं कर रहे हो? इतनी बड़ी नाराजगी है क्या आपकी? छोटी में नाराजगी जो राठौड़ साहब जब आप सरकार में थे तब भी थी, मुझे मालूम है, कोई नई बात नहीं है। ये नाराजगी कहाँ से, और इनकी नाराजगी थी नहीं। कटारिया साहब तो बड़े अच्छे संबंध थे उनके, तो नेता ये हैं, तो क्या कारण है कि आप बोल नहीं रहे हो? प्रधानमंत्री जयपुर आके बोलते हैं, अजमेर में बोलते हैं राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करेंगे, और 16 योजना चल रही देश के अंदर, पूरा पहला भारत सरकार दे रही। अभी यूपी चुनाव आए, कैन बेहतर योजना लागू कर दी मध्य प्रदेश यूपी की, तो इतना हमारे अन्याय क्यों कर रहे हो? और आपका केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का है। अब पता नहीं भावी उम्मीदवार वो है, वसुंधरा जी है, हमारे नेता कटारिया साहब जैसे भले आदमी हैं, राठौड़ साहब है, मेघवाल साहब है, या वो आज आए नहीं आपके, पूनिया साहब है, और कोई साहब है क्या? हाँ, ओम बिरला जी है, ओम माथुर जी है, और वो अजमेर के हमारे सांसद विधानसभा के मेंबर अजमेर देवनानी साहब हैं, और सरदार साहब भी हो सकते हैं। आप बताओ कि भाई मैं किनको कहूँ? एक नेता हो तो मैं बात जाके करूँ, मैं खुद मैं जाके मिल लूँ, उनको पटा लूँ मैं किसी ढंग से, भाई साथ चलो साथ चलो। 13 जिले अध्यक्ष 13 जिलों का मामला है ये, उनकी सिंचाई का पानी का मामला है, और हम दम लगा देंगे सब लोग मिलकर के, सब मिलकर दिल्ली जाना, में दिल्ली जाएंगे हम लोग, जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे, प्रधानमंत्री दबाव डालेंगे कि आप जमा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, वरना आप लोग 13 जिलों में साफ हो जाएंगे अगले चुनाव के अंदर। देखना, ध्यान रखना आप लोग।
वादा करने के बाद नहीं कर रहे आप लोग। अब बताइए सीकर झुंझुनू है, यमुना का पानी आना है, के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। अरे झुंझुनू सीकर कुमारहमारी योजना तभी लागू होगी, तभी वहां पानी आ पाएगा पूरा, वरना इंदिरा गांधी के साथ थोड़ा बहुत लेते रहो भले ही, कैसे काम चलेगा बताओ? कोई मतलब नहीं आप लोगों को। 25 लोग बैठो जीत करके दिल्ली के अंदर। अरे आप कटार साहब, आपकी तो मान सम्मान पार्टी के अंदर भी है, आप तो RSS कहते कि भी व्यक्तित्व के धनी हो, आपकी बात को कौन डाल सकता है? आप कहने हिम्मत ही नहीं करते हो। आप जाके बैठ जाओ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी क्या बात है? वो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? बैठ जाओ जाकर के, भाई मेरे दादी का मामला है इसलिए मैं आपको आया हूँ, वो आपकी मान सम्मान भी करेंगे आपका। अगर आपका भय घुस गया अंदर, भय को निकालो, घुस जाओ वहां जाकर के, टाइम मांग लो जाकर के। मुझे विश्वास है कि आपकी बात का वजन होगा। वसुंधरी का हो कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, आपकी बात का वजन होगा, क्योंकि आप कैडर के आदमी हो, वो भी पहचान रहे हुए हैं। आप कहेंगे तो हम सब की भावना हाउस की तरफ जाके कहिएगा कि मेरी पोस्ट ओपन हो रही है वहां हाउस के अंदर, कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, ये आप जाके कहिएगा। अध्यक्ष महोदय, NK सिंह साहब जो थे, जो फाइनेंस कमेटी चेयरमैन थे राजस्थान में, उनके ससुराल है जोधपुर के अंदर, उन्होंने जो है खुद ने इंटरेस्ट लिया एज ए फाइनेंस कमेटी चेयरमैन, और अध्यक्ष महोदय 10 रिकमेंडेशन स्पेशल करी राजस्थान की, 10 रिकमेंडेशन। एक जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन, जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड, राजस्थान लोक स्वास्थ्य अवरचना सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रों के साथ विषाणु विज्ञान अवरचना का विकास, राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय, राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर की स्थापना, कयासा अलवर में औद्योगिक उपनगर, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव IIT चेन्नई के प्रोफेसर के बीच BS मूर्ति द्वारा पहल, निमराना औद्योगिक केंद्र निमराना जन सेवा के माध्यम से कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमबद्ध किए जाने की घोषणा करता हूँ। मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में 6 स्नातक UG विभागों के स्नातकोत्तर PG विभागों में क्रमबद्ध करते हुए 50 बेड क्षमता की वृद्धि की जाएगी। शिक्षा मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय स्कूल शिक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विद्यालयों के क्रमोन्नयन संबंधी घोषणाओं की गई थी। इस क्रम में माननीय सदस्यगण से विद्यालयों में नए विषय खोलने तथा प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत के प्रस्ताव अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में इस संबंध में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमबद्ध करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय संख्या कायम करना भी प्रस्तुत करता हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसके लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्वहन किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रतिवर्ष 18,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होगी। इस हेतु 18 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। ऐसी किशोरी महिलाओं जो पारिवारिक अन्य कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती हैं, उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स आदि हेतु देय शुल्क का पुनर्वहन किया जाएगा। इस पर 15 करोड़ रुपये होंगे। प्रदेश के 254 विद्यालय जिनमें व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं, उनमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय वैकल्पिक विषय के रूप में कायम किया जाएगा। आज के परिदृश्य में डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ गया है। अल्प आयु वर्ग के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, इस दृष्टि से विभिन्न विभागों का अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु मैं विभिन्न महाविद्यालयों की सूची सदन के पढ़ने में रखता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट रहेगी पढ़ने के लिए।
आज के परिवेश को देखते हुए बालिकाओं का मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। इस दृष्टि को रखते हुए सरकारी स्कूलों में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस व जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 30,000 बालिकाओं को ट्रेनिंग दी गई है। आगामी वर्ष रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। वर्ष 21-22 के बजट में महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन की प्रासंगिकता को ध्यान रखते हुए शांति एवं अहिंसा निर्देशालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। इस निर्देशालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आदि पर 5 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी क्षेत्र के कामगारों या कत्तीदारों, बुनकरों, कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाए जाने के उद्देश्य से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 20,000 खादी कामगार लाभान्वित होंगे। इस हेतु आगामी वर्ष 18 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में कत्तीन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान महिला निधि की स्थापना आजीविका के माध्यम से करने की घोषणा करता हूँ। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपये अंशदान उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन को गति देने की दृष्टि से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह का समस्त कार्य आजीविका के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। आदिवासी बहुल्य एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास के क्रम में औद्योगिक इकाइयों को अग्रसित करने हेतु लिस्ट 22 के अंतर्गत विशेष पैकेज का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए गत बजट में मेरे द्वारा ग्रामीण ओलंपिक्स कराने की घोषणा की गई थी। कोरोना के कारण इस वर्ष ये खेल नहीं हो पाए। अब आगामी वर्ष ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन करने के साथ साथ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराया जाना प्रस्तावित है। इसे तो लगभग 50 करोड़ रुपये आएगा। साथ ही ग्रामीण ओलंपिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल कैडर के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाने की घोषणा करता हूँ। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओलंपिक एशियन राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तो अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए आगामी वर्ष से स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह 20,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने एवं शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माउंट आबू शिरोई में साहसिक एडवेंचर्स खेलों के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्टेडियम में ओपन जिम्स स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सभी मानसिक स्टेडियम जयपुर व बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उमरेन अलवर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही कुचामन, नागौर और बूंदी के खेल स्टेडियम में विकास कार्य कराए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा मेरे द्वारा वर्ष 21-22 के बजट में प्रदेश के विमुक्त गोमंतु व अर्ध गोमंतु समुदाय के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड टाइप्स पॉलिसी लाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा नायक, गाड़िया लोहार, पारदी, बेड़कुट, रेवाड़ी, मोगिया, सिकलीगढ़, सिगड़ीवाल, रंगा स्वामी शनि महाराज के भक्त, नाथ, भांड, राणा, बाजीगर, गुजराती, बागरिया, सांसी, कंजर, जंगलिया इत्यादि समुदाय के उत्थान एवं पुनर्वास हेतु इन्हें नवजीवन योजना में सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। एवं इनकी बस्तियों में शिक्षा के प्रसार पर विशेष कार्य किया जाएगा। भवन निर्माण की लागत में वृद्धि को देखते हुए गाड़े लोहारों के लिए संचालित महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को 70,000 रुपये बढ़ाकर 1,20,000 रुपये की घोषणा करता हूँ।
शादी कार्यद्वारों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में 5,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाना प्रस्तुत करता हूँ। राज्य में SC, ST, OBC, MBC, EBC के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने अम्बेडकर DBT वाउचर योजना लागू की गई थी। अब इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे विशेष योग्यजन जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे विशेष योग्यजन जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में ऐसे NF-SC परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त हैं तथा इस कारण में स्वयं राशन लेकर आने में जाने में असमर्थ हैं, उनको बिना किसी बाधा के राशन की निःशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के कोने कोने में NF-SC परिवारों को घर के निकट ही राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 5,000 नई राशन की दुकानें खोलने की घोषणा करता हूँ। राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष सप्ताह में 2 दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य में बिजली की सुविधा से वंचित 43,060 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 21 करोड़ 53 लाख रुपये का एक मुश्त तथा मासिक विद्युत हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये की लागत से मदरसों के आधारभूत संरचना का विकास, कंप्यूटराइजेशन, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस परियोजना के अंतर्गत वन्य जीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु जालाना, सहिष्कार, रणथंभौर, मुकंदरा में व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा का विस्तार करते हुए संरक्षित क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस पर 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सीकर के नानी वीर क्षेत्र को इको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु DPI बनाई जाएगी। प्रदेश में सीवरेज और कचरे की समस्या के समुचित निस्तारण के लिए कोतपुरी, जयपुर, नोखा, बीकानेर, केसराबाद, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं भरतपुर में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज में अन्य कार्य कराए जाएंगे। राजबाड़ा, चित्तौड़गढ़, पिपाट सिटी, बिलाड़ा, जोधपुर में सीवरेज में ड्रेनेज के कार्य कराए जाएंगे। साथ ही से डूंगरगढ़, बीकानेर में सीवरेज में ड्रेनेज के कार्य तो DPI बनाई जाएगी। शपोटरा में पानी भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नाले के निर्माण व अन्य कार्य कराए जाएंगे। शहरों में गीले कचरे को लिक्विड वेस्ट को प्रोसेस कर बायोगैस मीथेन का उत्पादन किया जाएगा। इस पर 125 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चयबद्ध रूप से सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य कराए जाएंगे। आधारभूत संरचना में 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजनों को राहत प्रदान किए जाने की दृष्टि से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन कर मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार कच्ची बस्ती के आवासियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कट ऑफ डेट 15/8/9 से बढ़ाकर 31/12/21 किए जाने की घोषणा करता हूँ। पट्टे हस्तांतरण होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 21 में यह प्रावधान किया गया था कि पट्टा जारी होने के 10 वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तांतरण हो सकेगा। इस 10 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष किए जाने की घोषणा करता हूँ।
110 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर तथा डीएलसी दर जो भी कम हो कि 10% की दर पर उक्त अतिरिक्त भाग का पट्टा दिए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इन राहतों का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से वर्तमान चल रहे पेंशन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 22 से बढ़ाकर 31 मार्च 23 तक किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में लगभग एक परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पेयजल और भूजल माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विधायकगणों, प्रदेश के सरपंच साथियों के साथ साथ ग्रामीण अंचल के आमजन के नए समय समय पर जनता जल योजना से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया है। पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत पेयजल स्कीम चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के साथ ही टेक्निकल मैन पावर के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी समस्या आती है। अतः जनता जल योजना के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन की दृष्टि से इन योजनाओं को पीएचडी विभाग को दिए जाने की घोषणा करता हूँ। जयपुर शहर में 4 दीवारी, अन्य क्षेत्रों में जर्जर पाइपलाइन तथा उपभोक्ता जल कनेक्शन बदलने संवर्धन कार्यों से लगभग 283 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही जयपुर के हवा महल के नज़दीक इसे नालों को ढकने के कार्य इस डीपीआर बनाई जाएगी। हमेरा बांध चित्तौड़गढ़ से पेयजल उपकरण हेतु 16 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाएंगे। बगड़ी सोरियत पाली में कनिष्ठ अभियंता पीएचडी कार्यालय तथा मालाखेड़ा अलवर, आंधी जमनारामगढ़, जयपुर गंगराज चित्तौड़गढ़, लोसर धोद शिखर सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाएंगे। ऊर्जा हमारे द्वारा पवन और सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए लाई गई नीतियों की सराहना हुई है तथा इस कारण प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान रखता है। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रदेश के विकास को अधिक गति मिल सके, इस दृष्टि नीतियों के अंतर्गत भविष्य में निवेशकों द्वारा पावर उत्पादन का एक हिस्सा प्रदेश को भी मिले, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न जीएसएस और विद्युत इकाइयों की सूची पटल पर रख रहा हूँ। पर्यटन कला संस्कृति पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों में मीरा स्मारक, राव डूडागढ़, मेड़ता, नागौर, मुंशी महारानी की छतरी व नीलकंठ अलवर, अजीत विवेक म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू, राजकीय संग्रहालय भरतपुर मोलेला खमनोर, राजसमंद आदि को विकसित किया जाएगा। इस पर 10 करोड़ रुपये होंगे। जोगेश्वर धाम नावा नागौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही घोट, मांगलोद, जायल, नागौर और सैया धाम चौटन बाड़मेर में पर्यटन विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जोधपुरिया निवाई टोंक में देवनारायण पेंदरमा बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मंदिरों, मस्जिदों, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च तथा अन्य धर्मों के स्थलों पर का सर्वे कराकर चयन करते हुए आधारभूत संरचना के कार्य कराए जाएंगे। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जयपुर के आराध्य देवी श्री गोविंद देव जी मंदिर के पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही जयपुर के गलता गेट के समीप स्थित ईदगाह क्षेत्र के मार्गों का जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन समस्त कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे द्वारा वर्ष 13 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। वर्ष 21-22 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 10,000 से बढ़ाकर 20,000 श्रद्धालु लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की गई थी, परंतु कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। आगामी वर्ष में इस प्रकार तीर्थ यात्रा योजना से बढ़ी हुई संख्या में वरिष्ठ जनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना पर 30 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित राज्य के पर्यटन उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से कोविड-19 की दूसरी लहर में जिस अवधि में पर्यटन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी, उसी अवधि में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान को देय किराया मासिक लाइसेंस फीस में पूर्ण छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
साथ ही उक्त प्रतिबंध समाप्त होने की दिनांक से 31 अगस्त 21 तक की इस अवधि में पर्यटकों की आवक में हुई कमी के आधार पर दे किराया मासिक लाइसेंस फीस में अनुवादिक छूट देना प्रस्तावित है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्रदेश में बोरवट बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नगर भरतपुर, बस्ती चित्तौड़गढ़, बेरावड़ा शिरोई, सिकरा दौसा, बेरावड़ा खुर्द खंडार, सवाई माधोपुर कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। रोहटिया, महवा, दौसा में कृषि उपज मंडी विकसित की जाएगी। ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु मैं चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत पर पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ, जिससे संबंधित विभाग राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास पंचायत राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रथम ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में ले जाएंगे जहाँ माननीय सदस्यगण अपने MLA लेड फंड से 20 लाख रुपये स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्टेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत कैडर का गठन किए जाने की घोषणा करता हूँ। गैर नॉन नोटिफाइड कृषि जिंसों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.5% यूजर चार्ज लगाया गया था। मुझे यूजर चार्ज की राशि को कम करने के संबंध में विभिन्न मंडियों के व्यापारियों ने ज्ञापन प्राप्त हुए, अतः इस यूजर चार्जेज को 0.5 से घटाकर 0.25 किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में काश्तकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थायी लगान को भू राजस्व को खरीफ संवत 2075 वित्तीय वर्ष 18-19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 18-19 से पूर्व का भी बकाया स्थायी लगान समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ। नया बास, ढाणी गांव बिठोला के पार बामनवास, सवाई माधोपुर अनाज नदी पर गराडिया, गागर तलाई, बांसवाड़ा में अनिकट निर्माण कराए जाएंगे। साथ ही किशनगंज बारा में हथवारी खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिरालिया अनिकट की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तामड़िया, चाकसू, अजमेरीपुरा, जयपुर और रिस्का की नाल डूंगरगढ़ के एनीकट निर्माण की DPR बनाई जाएगी। डोराई बांध, चित्तौड़गढ़ की नहरों, माइनर एवं LMC स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। साथ ही माछली बांध, नैनवा, बूंदी ऊंचाई बढ़ाए जाना प्रस्तावित है। राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्तम नस्ल के गोवंश की वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में अनुदानित दर पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करते हुए 40 लाख आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाना प्रस्तावित है। ये तो आगामी वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। 23 फरवरी 22 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को देय अनुदान यानी 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया था, किंतु मेरी जानकारी में आया है कि कुछ डेयरी संघों ने दूध की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस बाबत RCDF को पाबंद किया जाएगा कि मिल्क यूनियन को निर्देशित कर दूध की दर नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें तथा जहाँ पर बड़ी दरें लागू कर दी गई वहाँ पर इस बढ़ोतरी को विड्रॉ करें। 12 में जिला दुग्ध संघ बनाए जाने के साथ ही मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की दुधारू देसी नस्लों के गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ETT प्रयोगशाला स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालय सहित जोरावर, मावर जंक्शन, पाली के पशु चिकित्सालय में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सर्जन, खारे पानी में झींगा उत्पादन पर निर्यात की संभावना देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जाएगा। चूरू में एक किला जो ढह गया है, ठहरा है, उसके लिए 5 करोड़ रुपये देने की मैं घोषणा करता हूँ।
वर्तमान में पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू आदि रोगों के डायग्नोसिस व कंफर्मेशन हेतु भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में सैंपल भेजे जाते हैं। प्रदेश में भी इस प्रकार की लैब की आवश्यकता को दृष्टि रखते हुए जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लैब 3 BSL 3 की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मैं विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन की पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश में कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु मेरे द्वारा 3 मार्च 22 को प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालय पर स्थित शेष रहे 42 SI स्तर के पुलिस थानों को 6 स्तर थानों में कम्युनिट करने की घोषणा की गई थी। अब मैं प्रदेश में समस्त पुलिस थानों को CI स्तर पर बनाने की दृष्टि से शेष रहे उप निरीक्षक स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक CI लेवल के कम्युनिट करने की घोषणा करता हूँ। गत बजट में मैंने प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु सहायक उप निरीक्षक के पदों को कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10,000 किए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से 2,000 और सहायक उप निरीक्षक ASI के पद और बढ़ाया जाना पसंद करता हूँ। पुलिस थानों में महिलाओं की उपस्थिति और अधिक बढ़ाने के दृष्टिगत महिला ASI का कैडर गठित कर इनमें से 1,000 पद महिला ASI के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूँ। मेरे द्वारा 23 फरवरी 22 को बजट प्रस्तुत करते समय 10,000 होमगार्ड्स को राजकीय कार्यालय में लॉजिस्टिकल कार्यों हेतु लिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में लगभग 2,000 अतिरिक्त होमगार्ड जवानों को कानून, यातायात व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु विशेषकर महिलाओं के लिए राज्य में संचालित यात्री वाहनों, बस, टैक्सी व एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं विभिन्न पुलिस थाना चौकियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश की लगभग 25 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल्स घनी आबादी के मध्य स्थित है, जिससे जहाँ एक और ऐसी जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, वहीं दूसरी और स्थानीय कमी के कारण बंदियों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसी जेलों को घनी आबादी से प्रत्येक खुली जगहों पर स्थानांतरित करने के लिए सभी 25 जेलों के लिए DPR बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन जगहों पर वैकल्पिक उपयोग की भी DPR के माध्यम से तय किया जाएगा। आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोला जाएगा। चिमलवाड़ा, डूंगरपुर व जायल नागौर में अपर जिला एवं सेशन कार्यालय के कैंप कोर्ट खोले जाएंगे। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कोर्ट कैंप कुशलगढ़, बांसवाड़ा को स्थापित किया जाएगा। आहोर जालौर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाएगा। सुशासन हमारे द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाएं आमजन को प्रदेश के कोने कोने में मिल सके, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर प्रदेश के दूरस्थ हिस्से में भी चिकित्सा शिक्षा की समुचित सुविधा प्राप्त हो सके, यह आम आदमी का हक है। ऐसा मेरा मानना है कि इस दृष्टि से आगामी वर्ष सभी लगभग 3,500 चिकित्सा संस्थानों, लगभग 70,000 राजकीय विद्यालय में रिपेयर एंड मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही समस्त चिकित्सा संस्थानों में सुलभ संस्था के माध्यम से शौचालय के रखरखाव किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य करने के 200 करोड़ रुपये किए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकारी कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। उनके लिए मैं मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत यदि ऐसा चयनित परिवार टोल फ्री CM हेल्पलाइन 181 पर फोन मात्र कर देगा तो हमारा सेवा प्रेरक सर्विस फैसिलिटेटर घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित कर सकेगा।
साथ ही राज्य सरकार योजनाओं से कोई परिवार वंचित न रहे, इस हेतु योजना के प्रचार प्रसार में उनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामवासियों और लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड़ नाटक, सामग्री वितरण, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका। आम जन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान रखते हुए इन्हें भी समुचित सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इस दृष्टि से मेरे द्वारा पत्रकारों हेतु पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में अब मैं आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। विभिन्न विभागों में भामाशाह ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ द्वारा सहभागिता से कराए जाने वाले जन उपयोगी कार्यों जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50% अथवा अधिक है कि क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु आरटीपीपी नियम 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा भूमि पर कब्जा, रियल एस्टेट, बैंक, बीमा, जमाबंदी, धोखाधड़ी, झूठे दिवालियापन, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों के गठन आदि के कारण आम आदमी अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। कुछ समय से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्कीम जैसी घटनाएं बढ़ी है और आम आदमी को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वे इनकी ठगी का शिकार न बने। जन सामान्य को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इसे तो मैं वित्त विभाग के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। जयपुर शहर में गृह निर्माण समितियों द्वारा अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे जहाँ एक और शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आम जन के धोखाधड़ी के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 में यथोचित संशोधित करते हुए प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की नव सृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर आम जन की सुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीबीओ, सीडीपीओ व बीसीएमएचओ कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रख रहा हूँ। राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के विभागीय पदोन्नति संबंधी समस्या दूर करने के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकरण द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दिशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक आयोजित की जा सकेगी। विभागीय स्तर पर ही डीपीसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में प्लेसमेंट एजेंसी ठेका प्रथा के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य सुविधा कर्मियों के अनुरूप 10, 20, 30 बोनस मार्क देने का प्रावधान किया जाना की घोषणा करता हूँ। हमारी सरकार फिर जल्द राजकीय पेंशनर एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में आरजीएसटी के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में स्पाउस एवं विकलांग पुत्र पुत्री ही सम्मिलित है। मैं पेंशनरों की मांग को ध्यान रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित डिपेंडेंट सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 157 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगम, स्वायत्त संस्थाओं जैसे आरएसएमएम, आरटीटीसी, तिलम संघ, विद्युत कंपनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा मेरे समक्ष पेंशन न मिलने अथवा पेंशन के विकल्प संबंधी समस्या लाई गई है। ऐसी राजकीय संस्थानों में पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सरकारी संस्थाओं आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त अयोग्य होने एवं साथ ही उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के चुकाने हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में निकाय के निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एक बारी अनुदान उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 लाख रुपए, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 1 लाख रुपए, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75,000 रुपए, सेवा मेडल धारक को 50,000 रुपए तथा मेंशन इन डिस्प्ले धारकों को 25,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 23 फरवरी 22 को वर्ष 22-23 का बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी 1 अप्रैल 22 से पूर्व पेंशन योजना ओपीए लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 4 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं इनके समाधान हेतु ओपीए लागू करने का औचित्य मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके लिए है, क्योंकि आपने उस वक्त में शंकाएं प्रकट की थी कि इनका पैसा क्या होगा, इनको पैसा कटौती होगी नहीं होगी, वापस मिलेगी, जमा हो गया उसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं इस सदन को और सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 3 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि ह्यूमन कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर, साथ ही इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो सीएनए जी ने कहा है और जिसके लिए हमारे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो सीएजी बने गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इनकी रिकमेंडेशन की एज ए सीएजी रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ के परे हैं। पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से दबाव पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामला कोई बैलेंस हो। मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मोदी जी को भी, सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर 1
सीए जी क्या कह रहा है आप सुनिए। नई पेंशन के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी, नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताइए आप। नंबर 1 वही सीधी कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यावहारिकता वायबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के तीसरा नंबर, इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% प्रतिशत कवर किया जाएगा। नंबर 5 में ये भी है जल थल वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई। क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है जल थल वायुसेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि कार्मिक वो भी एक काम करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया। उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके लिए। केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी 6 फरवरी 20 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए, जजेज, तमाम जजेज के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। यूनाइटेड कमीशन, जुडिशियल कमीशन और सीएजी। जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जनसेवा को समर्पित करता है उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में, अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ओपीएस का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार पड़ेगा। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2000 पता नहीं कब 38 में रोएंगे, वसूल होगा। इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो। आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ है आप लोग। खुल के कहो खिलाफ है हम लोग, खुल के नहीं बोलते आप लोग, खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा? ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 70 साल तक हो रही है, अब 50 साल तक हो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी। उसमें कोई पूछेगा देश यहाँ तक पहुँचा है, उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी। वही अधिकारी, वही कर्मचारी, उन्होंने गवर्नेंस करी है देश के अंदर, वहीं आज देश यहाँ तक पहुँचा है। तो आप ये क्यों मान लेते हो उस वक्त में बहुत तकलीफ आएगी? ये तो जितना गहरे में जाओगे, मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी, क्यों आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते होते आप तो उछल जाते हो, अलग बात है, आप भी कन्विंस होंगे कि वास्तव में फैसला ठीक किया, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हमने, सोशल सिक्योरिटी से किया हम लोगों ने फैसला। इतना भयंकर वेलकम हो रहा है इसका, कोई सोच ही नहीं सकता। आंखों में आंसू आ रहे लोगों के, उनके परिवारों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, सोच नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी, क्योंकि आपने इंश्योर कर दिया, इनको पता नहीं उसका क्या होगा। और पैसा कहाँ लगा? शेयर मार्केट के अंदर। पता नहीं स्कीम किसने बनाई,
वाजपेयी जी के वक्त में क्या सोच के बनाई, मेरे समझ के परे हैं। म्यूचुअल फंड, आप बताइए, पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी, उसकी उस वक्त में पेंशन होगी। ये पता नहीं कि जो पुरानी पेंशन है वो भी अभी 2050 से लागू रहेगी। जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और 2004 में बने 1 जनवरी को, इतनी फर्क है। जो आज नई पेंशन वाले लोग हैं और उनके अगर पिछले महीने में नौकरी लग गई उसको मिलेगी ओल्ड पेंशन मिलेगी। वो रिटायर कब होगा? 2004 वाला होगा, उसके 1 साल पहले होगा। कोई सोच नहीं रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों में वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई देश में। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण कोई तरह का विकास और जन कल्याण के कार्य में कटौती को प्रस्ताव हमें नहीं करी है। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को देय वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को, उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त तोड़ा जाना प्रस्तावित करता हूँ। एक अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, वो कल्पना नहीं कर सकता। उनको 25,000 से लगाए कि 60,000 तक, और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑर्डिनेंस सर्विस के लिए तो उनको अलग मिलेगा। अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑर्डिनेंस सर्विस वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त में वहाँ की उस वक्त भी स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम या फिर अपने हाथ से करेंगे बैकडेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी के वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2,000 से 10,000 प्रति माह। हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय
सभी माननीय सदस्यों को कैलाश मेघवाल जी के कॉलेज की बात, तो आपका तो इशारा बहुत होता है, इशारा बहुत होता है। आप देख नहीं रहे थे, आप खड़े हुए तो कम से कम तालियां इधर से भरी थी। जब मैं अंदर घुस रहा था तो मैं नोट कर रहा था ताली इधर से क्यों भर रही है, उधर से क्यों नहीं भर रही है, समझ गए? अरे ऐसे बुजुर्ग हैं और इन्होंने 5 साल तक हाउस चलाया है। मेरी शिकायत इनसे अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने भूमिका निभाई अपनी लॉयल्टी रखते हुए आप लोगों के साथ में, ये वो व्यक्तित्व है जिसने परवाह नहीं करी हम लोगों की। मेरी शिकायत इनसे थी उस वक्त में भी। इसलिए तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपने मुझे अवसर दिया बोलने का भी, और माननीय सदस्य ने बहुत जम के तो अपनी बातें कही। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अंतिम में वापस विश्वास दिलाता हूँ कटारिया साहब को, तमाम हमारे साथियों को जो पक्ष में विपक्ष में हैं, आप निश्चिंत रहें। ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है, कमिटमेंट के साथ किया गया है, इसको हम लागू करके रहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2 2022 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पारित किया गया। माननीय सदस्य, आज सुबह चूरू के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था सालासर के मंदिर के संबंध में। मैंने कुछ व्यवस्था दी थी, मुझे ध्यान में कुछ आप बात लाए। मैं आपकी भावना को समझते हुए राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कहूँगा कि भावनाओं को समझते हुए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, ये बात मैं उसमें करेक्ट करना चाहता था, ये निवेदन करना चाहता हूँ। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 22 मार्च 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।